घुमाओ मत, आगे करने के लिए कहा जा रहा है। चलो छोड़ दो, रहने दो। ये ऑनलाइन वाले सोते रहते हैं, नींद से जगते हैं तो देखते हैं कि चालू है कि नहीं। चलिए बेटा शुरू करते हैं। कि हमारे मित्र आए नहीं, आ जाएंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा मूल अधिकार, है ना। तो मूल अधिकार में एक इश्यू था, दुर्भाग्य से बड़ा महत्वपूर्ण था, कल आ नहीं पाए आप लोग, तो हम 2 मिनट में रिवाइज कर देते हैं। वो इशू ये था, वही हमने आपको छोड़ा था, कल थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो मैंने ये कहा था कि एक तरफ तो मूल अधिकार है बेटा, नागरिकों के, व्यक्तियों के, यानी फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल राइट किसके हैं भाई? जो मूल हैं शक्ति के, जो शक्ति के स्रोत हैं, शक्ति के सूर्य हैं, उनके अधिकार हैं। और कहा गया है कि ये जो मूल अधिकार हैं ये प्रोटेक्टेड होंगे, ये सुरक्षित होंगे। किससे बेटा? राज्य से। तो राज्य में और कोई हो ना हो, तो पढ़े ही, यहाँ अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। लेकिन राज्य में संसद है। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो राज्य में तो बहुत कुछ है, 12 में लिखा है, लेकिन राज्य में बहुत कुछ में से एक को फोकस करना है, और वो क्या है बेटा? संसद। तो संसद भी राज्य के दायरे में है। तो संसद को भी मना किया गया है कि मूल अधिकारों में अतिक्रमण ना करें, और अगर करेंगे तो आपके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। लेकिन बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि संसद को एक ब्रह्मास्त्र दिया गया, आर्टिकल 368। अब आपको नहीं लगता कि बड़ी असमंजस की स्थिति होगी? जिनसे बचाने के लिए आपने मूल अधिकार सृजित किया, उन्हीं को आपने ब्रह्मास्त्र पकड़ा दिया। ना रहेगा मूल अधिकार, ना चिल्लाओगे, तो जाहिर सी बात है कि आर्टिकल 368 से वो पहले मूल अधिकार को उल्लंघन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका उपाय यह होगा कि पहले मूल अधिकार को ही डिलीट मारो। अच्छा, जरा सा समझने की कोशिश करो बेटा, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है वो क्या है? ये किताब है भैया, है ना। इस किताब में कुछ लिखा हुआ है। लिखने का काम साहब का है, इनका। इस किताब में 2 लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लिखने वाला काम जो है वो किसी और का है, और इस किताब को पढ़ने वाला काम ये किसी और का है, यानी पढ़ के उसको इंटरप्रिटेट करना। लिखने वाला काम जो है वो संसद का है, बोल नहीं रहे, और पढ़ने वाला काम है सुप्रीम कोर्ट। अब ये है कि शक्ति किसके पास ज्यादा है कम है वो बात की बात है, लेकिन एक बात बताइए कि पढ़ने वाले का काम तो सिर्फ ये है कि उस किताब को पढ़ना। आज हम पढ़े, पढ़ के चले गए, कल आए तो देख रहे हैं जो जो लाइन पढ़े थे वो लाइन है ही नहीं, कुछ नई नई लाइनें जोड़ दी गई। अब समस्या ये है कि पढ़ने वाला कुछ कर नहीं सकता सिवाय इसके कि जो नई लाइनें लिखी हैं उसको पढ़ के उसको समझे। उसका ये अधिकार बिल्कुल नहीं है। वो ये कहे कि कल तो कुछ दूसरा लिखा था, आज तो दूसरा लिख दिया गया। आपकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि जो लिखा है उसको पढ़िए और उसी को करिए। बहुत सिंपल सी बात है बेटा, कि अभी आज कैपिटल पनिशमेंट है, मौत की सजा है। वो तो मूल विधि में नहीं है, वो तो उपविधि में है, आईपीसी में है, लेकिन है ना मौत की सजा, बोल नहीं रहे। और अगर कल को संसद जो सेक्शन 302 है, धारा 302 है, उसमें से मौत की सजा हटा दे, हाँ अधिकार है, बिल्कुल है। अगर उसे हटा दे तो क्या कोई सर्वोच्च न्यायालय मौत की सजा दे सकता है? नहीं दे सकता। तो आप देख ही रहे ना कि खिलाड़ी कौन है, प्लेयर कौन है। प्लेयर वो है जो उस किताब में लिखता है,
पढ़ने वाला तो सिर्फ उसको पढ़ता है, और पढ़ने वाला ये भी नहीं कह सकता कि अरे काहे ये लिख दिया। आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आपके पास सिर्फ ये अधिकार है कि जो लिखा है उसे पढ़िए और एग्जीक्यूट करिए। बोल नहीं रहे बेटा। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है इसमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जो विधि द्वारा स्थापित कर दिया गया, सर झुकाकर उसको मानना है, इफ बट नहीं करना है। अमेरिका में नहीं है ऐसा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहां न्यायालय के पास जो शक्ति है उसको कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधि की सम्यक प्रक्रिया। वो कहता है लिख दिया गया, ठीक है, काहे लिख दिया, क्यों लिख दिया, ये ठीक नहीं है लिखना, फाड़ के फेंक देंगे कूड़ेदान में, और फाड़ के फेंक देते हैं। भारत का न्यायालय ऐसा नहीं कर सकता। भारत का न्यायालय सिर्फ ये कर सकता है जो लिखा है उसको पढ़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, पढ़ते समय ये ध्यान रखेगा लिखने वालों ने लिखने की सही प्रक्रिया का पालन किया, वही वाला कलम प्रयोग किया, वही वाली स्याही यूज किया, जहां लिखना था वहीं लिखा। इसकी जांच तो कर सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि आपने सही लिखा, आपने गलत लिखा। है ना परेशानी बेटा। एक चीज बताओ, अब जरा उसी प्रकाश में इसको देखिए। इन लोगों के पास अनुच्छेद 368 से कुछ लिखने का अधिकार दे दिया गया। कहा? संविधान में। वेरी गुड। और संविधान कहाँ है? अरे अनुच्छेद 1 से 395 संविधान है। अगर मूल संविधान की बात करें तो भाग 1 से भाग 22 संविधान है। जहां मन करेगा वहां लिखेंगे, और जहां मन करेगा वहां क्या, हम तो प्रस्तावना में घुस के लिख दिए, बाकी की बात ही छोड़ दें। जहां थोड़ा विवाद था कि संविधान का हिस्सा, यहां कौन विवाद है कि संविधान का हिस्सा है कि नहीं, ये तो लिखा पढ़ी में भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से 35 है। इसे कौन माइक लाल कह देगा कि संविधान नहीं है। और अगर संविधान है, देखो भाई एक बहुत सिंपल सी बात है, आप सिर्फ ये बताओ कि संविधान है कि नहीं, इसके आगे चुप, इसके आगे हम काम करेंगे। क्योंकि 368 संसद अपने घर से लेके नहीं आई है। 368 संविधान लिखने वालों ने संसद को दिया है। मेरी बात से सहमत है बेटा? तो जब संविधान लिखने वालों ने इसको दिया है तो रोक कौन लगा देगा, हैसियत किसकी है? क्योंकि इस देश में विधि का शासन है, संविधान का शासन है। जो संविधान कहेगा वही होगा। सर्वोच्च न्यायालय संविधान से बड़ा नहीं है, और संसद भी संविधान से बड़ी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ इसलिए है कि हमारे संविधान के भाग 5 में एक अनुच्छेद लिखा गया 124, नहीं होता तो नहीं होता सर्वोच्च न्यायालय। तो ताकत किसकी है आप देख ही रहे हैं, क्रिएटर के पास ताकत है। तो आपको नहीं लग रहा बेटा झंझट है ये? इसको खत्म करने के पहले, सॉरी, इसको अतिक्रमण करने के पहले इसे डिलीट करेंगे, नया लिख देंगे, और अब नया लिख दिए और उसका उल्लंघन अगर करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय के पास आप जाओगे, सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेगा, और सर्वोच्च न्यायालय कहेगा अरे भाई ये तो नहीं है इसमें, तो बड़ी चिंता होगी, कहां गया कहां गया, तो मालूम चला कल डिलीट कर दिया, यहां नया लिख दिया। सर्वोच्च न्यायालय कहेगा हम क्या करें, अगर डिलीट हो गया तो हो गया, क्योंकि वो काम हमारा थोड़ा ही है, वो काम इनका है। आपको नहीं लगता कि क्या संविधान बना के रख दिया भाई, तमाशा कर दिया। मूल अधिकार अगर आपने लिखा संसद से बचाने के लिए, तो संसद को फिर 368 काहे दिया, क्यों दिया? बोल नहीं रहे बेटा। और अगर संसद को 368 दिया तो फिर उसमें ये क्यों नहीं लिख दिया कि मूल अधिकारों को छोड़कर? तो अच्छे लोग नहीं थे? नहीं नहीं, सब अभी ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक परेशानी यह है, इसको थोड़ा समझिए बेटा तो बात बन जाएगी। परेशानी यह है कि ये फंडामेंटल राइट की हिफाजत करने के लिए बहुत बढ़िया एक सिक्योरिटी पर्सनल है, जिसकी जिम्मे यह है कि आप मूल अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करिएगा, और उनका नाम है आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 का अस्तित्व मूल अधिकार में सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से है कि आप मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करिएगा। और इसमें हम लोगों ने कल या उसके पहले पढ़ा था कि ये 3 भागों में बटा। 13(1) में कहा गया कि ऐसी पूर्व की कोई विधि जो मूल अधिकारों को डिस्टर्ब करती होगी उसे ढक दिया जाएगा।
13(2) ये कहता है संसद जब से संविधान लागू हुआ उसके बाद कोई ऐसी विधि नहीं बना सकती। और तीसरा क्लास ये कहता है कि विधि किसे कहेंगे। थोड़ा हम बोल रहे हैं बेटा, देखो संविधान जो हम लोगों का है ना बेटा, वो शब्दों की लड़ाई है, शब्दों की बाजीगरी है। जैसे मैंने कहा ना, शब्दों की ही लड़ाई थी कि मनुष्य को नहीं आने देंगे, आदमी को आने देंगे, है ना। ये लड़ाई किस बात की है? शब्द की लड़ाई है, भाव की लड़ाई थोड़ी है। और इतने नासमझ हैं कि मनुष्य और आदमी और पुरुष और स्त्री माने नहीं समझ पाते। लेकिन वो कहेंगे ना, उनके पास तो जगह मिल गई ना कि आपने क्यों नहीं कहा था। आप हमसे कहे होते कि आदमी नहीं जाएगा, मनुष्य नहीं जाएगा, पुरुष नहीं जाएगा, स्त्री नहीं जाएगा, बालक नहीं जाएगा, हम रोकते सब। तो आपने तो खाली हमसे ये कहा कि मनुष्य नहीं जाएंगे, तो हम तो वही शब्द समझते हैं। और इनसे पूछे कहे हम आदमी है, तो हमके जाओ। आदमी को कहां रोकने के लिए बोले हैं भाई? आप मुझे बताइए, सिर्फ ये शब्दों के जाल में उलझाना नहीं है, बाकी तो मुझे नहीं लगता कुछ है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय या कोई न्यायालय शब्दों को ही समझेगा। अब एक परेशानी जरूर हो गई। अब ये सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है बेटा, सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी है कि शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझे कि उस शब्द के भाव को समझे। मेरी बात सुन रहे हैं आप? सर्वोच्च न्यायालय के पास दोनों ऑप्शन है, वो शब्द के शाब्दिक अर्थ को समझे या शब्द के भाव को समझे। दोनों अलग अलग हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि आदमी को सिर्फ शाब्दिक अगर समझे तो आदमी ही बोलेगा, बाकी कुछ अगर कहा गया तो उसके दायरे में नहीं आता। लेकिन अगर भाव को समझे तो सभी मानवता आती है उसमें। अब ये मर्जी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय की। सर्वोच्च न्यायालय को आप ये दबाव थोड़ी बना सकते कि अरे सर भाव समझिए, भाव शब्द छोड़ दीजिए, या भाव छोड़ दीजिए शब्द समझिए। सर्वोच्च न्यायालय की मर्जी, वो भाव समझे कि शब्द समझे कि दोनों समझे, उसकी इच्छा। इस संविधान में तो ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ है कि जो हम शब्द लिख रहे हैं, इस शब्द को पढ़ के इसकी व्याख्या समझिएगा। काहे समझेंगे? तो व्याख्या ही लिख दिए होते, वही हम समझे होते। आप जो लिखे हैं वही ना हम समझेंगे बेटा। एक चीज बताऊं, वो जैसे कुछ बच्चे मेंस में लिखते हैं ना, तो उनको लगता है कि उन्हीं को कॉपी चेक करनी है। आप जो लिख रहे हो ना, उसको आप नहीं चेक करोगे, उसे एग्जामिनर चेक करेगा। तो आपको क्या लगता है कि आप बहुत कुछ जो जानते हैं, सोचते हैं इसको क्या लिखें, वो तो एग्जामिनर समझ ही जाएगा। काहे समझ जाएगा? आप लिखो तब हम समझेंगे कि आप, अच्छा एग्जामिनर को तो सबका उत्तर पता ही है। तो आप कल ये लिख दो कि अरे सर क्या लिखें, आपको तो सब पता ही है ना। तो आपको हम क्या पढ़ाएं, मुझे लग रहा है थोड़ी आपकी गुस्ताखी हो जाएगी, इसलिए हम उत्तर लिख नहीं रहे हैं कि आपको बुरा लग जाएगा कि मुझे ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, बाकी आप समझदार हैं, आप नंबर दीजिएगा तो दे देगा नंबर, बहुत बढ़िया है। हाँ बिल्कुल होगा, काहे नहीं होगा। तो आप देखिए, अपनी बात जब किसी एग्जामिनर को या किसी व्यक्ति को बताएं तो ऐसे बताएं तो उसे कुछ नहीं आता। अब ये नहीं मान के आप बताएंगे कि अरे आप तो सर हमसे ज्यादा ही जान रहे हैं, हम क्या बताएं आपको, गुस्ताखी हो जाएगी। ये सब नहीं चलेगा। क्लियर है बेटा? अरे सब बहुत चालाक है भाई, आजकल के बच्चे बहुत ही शातिर हैं। वो ये सब कह देंगे कि अरे सर आप इतने महान हैं, आप इतने ज्ञान के सूर्य हैं, आपके सामने हम कुछ बोलें ये तो आपकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी, है ना। तो ये सब नहीं चलेगा। कंपटीशन में आपको बताना पड़ेगा। गणित का सवाल पूछे कहे सर आपको तो आ ही रहा है, क्या लगाए हम बताइए। हाँ भाई चलो, ये मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? कुछ तो गड़बड़ हो गया, ऐसा तो लग रहा है गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं हुआ। ये संविधान की हमारी खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की कमी नहीं है बेटा। जैसे लग तो रहा है कि कुछ कमी है, ना ना, ये इसकी सुंदरता है। अब पेच कहां फंसी? पेच फंसी 13 के तीसरे क्लास में। 13 के तीसरे क्लास में बताए भाई, आपने पढ़ा कि संसद कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकारों से असंगत हो, मूल अधिकारों के विरुद्ध हो। और यदि संसद उसके बाद भी ऐसी कोई विधि बनाती है तो 13 के पास ये पूरा का पूरा अधिकार है तो उस विधि को उस सीमा तक न्यून कर दे
जिस सीमा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन किया गया, यही ना लिखा है। लेकिन पहले तो ये बताइए कि विधि किसे कहेंगे? जो एक आम आदमी समझता है वो विधि यही है कि जो विधेयक संसद में आए, जो विधेयक पारित हो जाए, महामहिम का हस्ताक्षर हो जाए, तो उसे ही तो विधि कहते हैं। तो यहां भी एक झंझट था। इसलिए 13 के तीसरे क्लास में इसी को परिभाषित किया गया कि विधि माने क्या माना जाएगा। उसमें लिखा गया कि विधि माने तो जो अधिनियम है उसे ही मानेंगे, नियम को मानेंगे, अध्यादेश को मानेंगे, अधिसूचना को मानेंगे, रूढ़ि को मानेंगे, परंपरा को मानेंगे। बड़ी मजेदार बात यह है कि इसमें कहीं नहीं लिखा कि संविधान संशोधन को भी मानेंगे। अरे और कहीं नहीं लिखा तो यहां तो लिख दिए होते कि संविधान संशोधन भी विधि मानी जाएगी, तो भी 13 रोक देता कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये क्या अनजाने में गलती हुई है? माने भूल चूक हो गई, भूल गए लिखना? नहीं नहीं, मुझे लगता है कि इतना तमाशा नहीं है बेटा, संविधान बहुत सोच समझ के लिखा गया, जानबूझ के ऐसा किया गया। क्लियर है बेटा? और इसी का खूब दुरुपयोग हुआ, खूब दुरुपयोग हुआ। दुरुपयोग भी कह सकते हैं, सदुपयोग भी कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पहला ही जो संविधान संशोधन हुआ वो 51 में हुआ। पहला जो हमारा संविधान संशोधन हुआ कब हुआ बेटा? 1951 में हुआ। कहां हुआ? वहां हुआ जहां विवाद था। भाई अनुच्छेद 31 को उन्होंने संशोधित किया, जमींदारी उन्मूलन वगैरह दुनिया भर की बातें कर दी। तो एक बात मुझे बताइए कि ये तो उन लोगों ने किया जिन लोगों ने खुद ही संविधान लिखा था। किसी और ने, आज की संसद अगर करे तो थोड़ी देर के लिए हम समझा सकते हैं कि भैया ये लोग संविधान नहीं लिखे हैं, संविधान के भाव को नहीं समझते, भावना को नहीं समझते। लेकिन 1951 में जिन लोगों ने संविधान को संशोधन किया, ये तो वही लोग थे जिन लोगों ने संविधान को लिखा है। तो ये तो बात बेहतर ही समझ रहे होंगे, फिर ये गलती क्यों किया उन्होंने? तो मैंने बताया ना बेटा, कभी कभी झूठ उठ बोलना सही रहता है ना। जमींदार उम्मीदवार लोग कैसे आते? अगर उनको हम पहले ही ये बता देते कि भाई देखो तुम लोग की जमीन उमीन हम ले लेंगे। क्लियर? आज की डेट में बेटा, आज की डेट में ऐसे स्टेट, आजकल स्टेट बोलते हैं ना, स्टेट थे, ऐसे स्टेट या जमींदार हैं जिनको आज भी नहीं पता उनकी जमीन कहां कहां है। आज की डेट में है उन्हीं की जमीन, ऑन पेपर उनकी जमीन है, लेकिन उनको खुद ही नहीं पता कि मेरी जमीन कहां कहां है। इतनी प्रॉपर्टी उन लोगों के पास थी। तो लोग बढ़िया ही किए कि कब्जा उब्जा कर लिए, वो उनको खुद ही नहीं मालूम है, तो क्या बवाल करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो ऑर्डर है। अगर किसी जमीन पे कोई लंबे समय तक रहता है, उसको कोई डिस्टर्ब अगर नहीं कर रहा है, तो उसका मालिक, अब देखो जमीन के मामले में एक बड़ी मजेदार स्थिति है। कोर्ट का जो मामला है कि देखो, कागज में जमीन किसी की हो, मौके पे जिसका कब्जा है ना, उसका पहला अधिकार हो जाता है। इसीलिए किसी जमीन पे जब कोई कब्जा कर लेता है इलीगल ढंग से ही, तो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है, क्योंकि जमीन पे वास्तविक रूप से जिसका कब्जा है, समझ लो पड़ला उसका भारी है, उसको वहां से हटा पाना बहुत आसान नहीं होता। और वो तो तब और आसान नहीं होगा जब वो कब्जा लंबी अवधि से है। कई वर्डिक्ट में कहा सर्वोच्च न्यायालय कि अगर 8-10 साल से कोई किसी जमीन को जोत बो रहा है तो वो उसी की हुई, खत्म करो कहानी। वो काहे के लिए जमीन रखा है भाई, जिसको 10 साल तक जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ी? तो छोड़ दो, उसी को दे दो जिसको जरूरत है, वो बेचा उसी पे जी रहा है। ये तो है ही है बेटा। कहने का मतलब ये था बेटा कि थोड़ा सा स्पेस बना के करना पड़ता है, क्योंकि बहुत विचित्र देश हमारा था, बहुत विचित्र ढंग से बना। दुनिया में शायद ही ऐसे ढंग से कोई देश बना होगा या स्वतंत्र हुआ होगा। स्वतंत्र हो रहे हैं, दो देश बन रहा है। ऐसी सुंदरता देखा आपने कि जैसे ही आप स्वतंत्र हो रहे हैं वैसे दो टुकड़े हो रहे हैं, और दो टुकड़े थोड़े ही हो रहे हैं। अरे 562 राजा लोग भी हैं, इनका भी, ये भी तलवार वलवार लेके घूम रहे थे। इनका क्या होगा? तो मामला तो टेढ़ा मेढ़ा था, इसो ऐसा हुआ। कब? देखिए बेटा, इसमें एक संकट खड़ा हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं कि संवैधानिक विवाद हो गया हमारे देश में। और ये विवाद इसलिए हुआ बेटा
कि हमारे संविधान में जो 3 अंग बनाए गए हैं ना बेटा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, इसमें किसी को ये गलतफहमी ना हो जाए कि हम ही बड़े ताकतवर हैं। इसमें किसी को मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए कि मैं ही बड़ा ताकतवर हूं। लेकिन कभी कभी संसद को ये गलतफहमी हो गई कि हम ही ताकतवर हैं क्योंकि हम ही लिखने वाले हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने रह रहे कि इनकी औकात बताइए। लिखने का अधिकार तो दिया गया है, लेकिन हमारा भी अधिकार पढ़ने का है, तो हम भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, है ना बेटा। तो एक झंझट शुरू हो गया। वो झंझट कहां शुरू हुआ? वो फंडामेंटल राइट को लेकर। युद्ध का मैदान बना फंडामेंटल राइट, वार जोन बना फंडामेंटल राइट, और योद्धा 2 आ गए इस वार जोन में, है ना। एक तरफ आ गए अनुच्छेद 13 और एक तरफ आ गए आर्टिकल 368। लेकिन युद्ध क्षेत्र क्या था? फंडामेंटल राइट। इसी को लेके भिड़ंत हो गई। 13 और 368 बार बार आमने सामने आ रहे थे। और मैंने कहा कि देखो, संविधान बहुत खूबसूरत लिखा गया है, इसमें कोई शक शुबहा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हम लोगों ने लिखा। इसी चक्कर में बड़ा हो गया कि कहीं कोई गलतफहमी ना आने पाए, सब कुछ एकदम क्लियर हो। लेकिन फिर भी हमारे संविधान में कभी कभी 2 अनुच्छेद आमने सामने खड़े हो जाते हैं कि तू बड़ा कि मैं बड़ा, आमने सामने हो गए। अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 कम से कम मूल अधिकारों के विषय में एकदम एक दूसरे के आमने सामने हो गए। और मैंने आपसे कहा था कि जब भी ऐसी स्थिति होगी, जब भी संविधान के 2 क्लास एक दूसरे से क्लैश होने लगेंगे, टकराने लगेंगे, तो पंचायत होगी, है ना। फैसला करेगा सर्वोच्च न्यायालय, वही बताएगा कि कौन बड़ा, 13 बड़ा कि 368 बड़ा, ना कि आप बताएंगे कौन बड़ा। ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं बेटा। ऐसा नहीं कि संविधान के 2 क्लासेस एक दूसरे के अपोजिट हो जाते, लेकिन कभी कभी हो जाते। अब ऐसी दशा में किसको, एक को मानोगे, एक को छोड़ोगे, तो एक का तो बेइज्जती हुई। कोई अनुच्छेद हल्के में तो है नहीं, आप संविधान को उल्लंघन कर ही दोगे भाई, दोनों को तो मान नहीं पाओगे। बहुत बार ऐसा हुआ। एक तो एक घटना मुझे याद है, अगोधरा कांड जब हुआ था गुजरात में, तो हाँ, तो उसी के कुछ दिनों के बाद गुजरात का चुनाव होना था, विधानसभा का। अब एकदम से पोलराइजेशन हो गया था ना बट गोधरा कांड के बाद पूरा जनमानस 2 खेमे में बट गया था गुजरात का। एक खेमे की तरफ हिंदू, एक खेमे की तरफ मुसलमान, और मुझे लगता है कि बहुत विषद स्थिति हो गई थी भारत में, स्पेशली गुजरात में। और उसी समय विधानसभा का चुनाव के समय आ गया, क्योंकि आपने पढ़ा है कि 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए, और अगर चुनाव नहीं होता तो 6 माह से अधिक अंतराल हो जाता, संविधान को उल्लंघन हो जाता ना बेटा। तो चुनाव आयोग को फरमान जारी किया गया कि भाई अब संवैधानिक संकट उठ खड़ा हो, इसके पहले अब चुनाव शुरू करिए, नहीं तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक हो जाएगा ना बेटा, कि 6 महीने के अंदर दूसरी बैठक होनी ही चाहिए, और अगर अब चुनाव नहीं करेंगे तो बैठक में विलंब हो जाएगा। उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त थे लिंगदो साहब, पता नहीं नाम सुना है कि नहीं उनका। 2 ही तो चुनाव आयुक्त हुए इस देश में, एक टीएन सेशन और एक लिंगदो। तलवार हाथ में लेके चलते थे, सरकार के तो विरुद्ध ही चले जाते थे अगर सरकार जरा भी 3-5 करती थी। तो आजकल के चुनाव आयोग वगैरह को देख ही रहे हो आप। तो टीएन सेशन साहब तो कहते ही थे, अरे इनको देख के जो राजनीतिक दल और पार्टियां थी ना, थर्राती थी टीएन सेशन साहब को देख के। और सौभाग्य से लिंगदो साहब भी उसी टाइप के थे। इन्हीं लोगों ने तो बताया कि इस देश में चुनाव आयोग भी कोई चीज होता है भाई। आज की डेट में आपको समझ में आ रहा है चुनाव आयोग क्या होता है नेपथ्य में। और ये रोज अखबारों में दिखते थे, रोज मीडिया में दिखते थे। ये फोटो पहचान पत्र जो है ना, टीएन सेशन की मेहरबानी है। और सारी की सारी राजनीतिक पार्टियों ने एक सुर में विरोध किया कि अरे नहीं नहीं, ये ठीक बात नहीं है, बड़ा खर्चा हो जाएगा, बहुत पैसा लग जाएगा। उनका लोकतंत्र से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और एक एक व्यक्ति के पास चुनाव पहचान पत्र होना ही होगा। देखो गड़बड़ी रुक गई, दूसरे का दूसरा वोट तो बड़ा मुश्किल से दे पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं लोग, धरे भी जा रहे हैं।
नहीं पहले क्या होता था, कोई जाके किसी को वोट दे देता, गए वोट देने तो बताता था पोलिंग एजेंट कि आपका वोट तो हो गया। अरे ऐसे उड़ के हो गया, हो ही जाता था, क्या करोगे आप, मन महसूस के घर जाओ, अब कोई डाल के दिखाए। तो अब तो संभव नहीं है ना बेटा। तो खैर उन्हीं की मेहरबानी थी। हुआ क्या कि लिंगदो साहब से कहा गया कि अब चुनाव की तैयारी करिए गुजरात की। ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का गठन हुआ है और चुनाव आयोग किसी की अधीनता में काम नहीं करता। चुनाव आयोग ये किसी अंतरिम मंत्री की अधीनता में काम नहीं करता, ये स्वायत्त निकाय है, ये अपने आप में ही सर्वशक्तिमान है। कोई चुनाव आयोग को आदेश नहीं दे सकता सिवाय महामहिम के, है ना। कोई मंत्री, प्रधानमंत्री या कोई, देखो एक बात ध्यान रखना, जितने आयोग होते हैं, स्पेशली जो संवैधानिक आयोग होते हैं, दिमाग में रख लो बेटा, चीजें फिर आगे याद आए ना आए लेकिन दिमाग में रखो, जितने संवैधानिक आयोग होते हैं वो स्वायत्तता के दीप होते हैं, वो अपने आप में ही सब कुछ है। संघ लोक सेवा आयोग सुना है नाम ना, और उसी की तो तैयारी कर रहे हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में है। किस मंत्रालय, किस मंत्री की अधीनता में काम करता है? अरे बताएंगे आप? किसी मंत्री की अधीनता में काम नहीं करता, कोई इसका अंतरिम मंत्री नहीं होता। वित्त आयोग, एक ने कहा कि ये तो वित्त मंत्री के, अरे नहीं नहीं भैया, गलतफहमी ना पालें, अभी तो एक क्वेश्चन पूछ भी लिया। मुझे लगता है शायद दिखा था आपकी परीक्षा में कि वित्त आयोग ही पूछा था कि, या कोई आयोग पूछा था कि अपना प्रतिवेदन किसे देता है। वित्त आयोग के बारे में पूछा। वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन सिर्फ अपने पिता को देता है, जिसने इनको जन्म दिया है, राष्ट्रपति को देता। बाकी ऐरू गैरू नथु खैरू कौन होते, वो किसी और को प्रतिवेदन क्यों दे? और वित्त मंत्री को तो किसी हालत में नहीं देगा। ये कौन है? चुनाव आयोग का मंत्री कौन है? विधि मंत्री। अरे नहीं नहीं बेटा, तो चुनाव आयोग को एक जिम्मेदारी दी गई है कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराने का उत्तरदायित्व तो आपका होगा, किसी अंतरिम मंत्री का नहीं होगा। इसीलिए आप देखते होंगे कि चुनाव की जब अधिघोषणा हो जाती है तो चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान हो जाता है, वो कार्यपालिका की सभी शक्तियों का उपयोग करने लगता है, सभी कार्यपालकों का मुखिया हो जाता है, वो सबका ट्रांसफर, पोस्टिंग, सबको आदेश निर्देश जारी करता है और सबको सर झुका के मानना होगा। अरे एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं कर सकते, बाकी की बात ही छोड़ दें आप। जब चुनाव की घोषणा जारी हो जाएगी तो एक दरोगा का ट्रांसफर नहीं कर पाओगे आप, वो ट्रांसफर करेगा चुनाव आयोग। एक सिपाही का ट्रांसफर नहीं हो सकता, एसपी डीएम तो बहुत दूर की बात है। इसे सरकारें बड़ी चालाक है, चुनाव की घोषणा जब पता होता है कब होगा उसके पहले एडजस्ट कर लेते हैं ट्रांसफर करके, क्योंकि उनको पता है कि हो जाएगा तो कुछ कर वर नहीं पाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग जब पावर में आता है ना, उसको लगता है कि लोग कुछ गड़बड़ किए तो फिर वो एडजस्ट करता है, इसको हटा के वहां भेजो, उसको हटा के वहां भेजो। लिंगदो साहब ने कहा चुनाव नहीं कराएंगे, उन्होंने कहा चुनाव नहीं कराएंगे। अब तो हो गया संवैधानिक संकट, हो गया कि नहीं हो गया? एक तरफ चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है जिसके जिम्मे चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, एक तरफ संविधान का वह प्रावधान जो कहता है सदन की 2 बैठकों के बीच में 6 माह से अधिक अंतराल नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की बात अगर मानी गई तो संविधान का वह प्रावधान खतरे में, उसकी बात अगर मानी गई तो चुनाव आयोग की बेइज्जती हुई, क्योंकि चुनाव आयोग कह रहा है चुनाव नहीं कराएंगे। हो गया ना संवैधानिक संकट। कौन बताएंगे? सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि महामहिम अब आप ही बताइए, क्योंकि विधि के तो महामहिम आप ही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा चुनाव आयोग जो कह रहा है वही होगा। तो उन्होंने कहा कि सर एक संविधान को उल्लंघन हो रहा है। कहा होने दो, इस बार पड़ला भारी होगा चुनाव आयोग का। अब बताइए कि इसको निर्णय देते समय सर्वोच्च न्यायालय के सामने कोई गाइडलाइन तो नहीं थी? क्या उचित है, क्या उचित नहीं है, इसी आधार पर फैसला किया होगा ना। किसकी बात मान लेना देश के लिए या व्यवस्था के लिए हितकर होगा, क्योंकि अब उसके पास कोई गाइडलाइन होती किताब में तो उसके हिसाब से करता। किताब में जब कोई गाइडलाइन है ही नहीं है
तो फिर तो अपने बुद्धि विवेक से फैसला करेंगे, और इसी को कहा जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। क्लियर है बेटा? और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चुनाव आयोग जो कह रहा है सही है। कहा उल्लंघन होगा होने दो, मुझे नहीं आपत्ति है। अरे उल्लंघन होगा तो मेरे पास आओगे ना, हम कह रहे हैं नहीं आपत्ति है। और उन्होंने दलील सुना होगा, और चुनाव आयोग ने कहा कि गुजरात में चुनाव कराने की दशा है, गुजरात में इलेक्शन कराने की कंडीशन है, दोनों वर्ग बुरी तरह से पोलराइज्ड हैं, खेमे बंद हैं, और एक पार्टी विशेष को पता है कि अगर चुनाव होगा तो क्या हो जाएगा, इसलिए पार्टी विशेष बार बार कोशिश कर रही है कि अभी चुनाव हो जाए। भाई मुझे लगता है नाम हम नहीं लेंगे किसी का, लेकिन आप बेहतर तो समझ रहे हैं ना, हिंदू मुसलमानों का जब बुरी तरह से ध्रुवीकरण हो जाए तो एक पार्टी तो चाहेगी ही कि अब यही सही वक्त है चुनाव हो जाए। वैसे नहीं होता तो कोशिश करती हो जाए। अभी बिहार में देखो खूब कोशिश हो रही है, ये हो क्या रहा है, यही तो हो रहा है, ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है। चाहे दाव ये वाला लगे चाहे दाव ये वाला लगे, कोई दाव लगे वो लगा रहे हैं। ये डेमोक्रेसी के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। देखो एक बात तो तय है, इस देश में दो समुदाय के लोग हैं और रहेंगे, और अगर कोई गलतफहमी पाल रहे हैं तो उसको ठीक कर लीजिए। दो भाइयों को अगर साथ रहना ही है, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, तो प्यार से रह लें, भलाई इसी में है, दोनों के लिए बेहतर है। क्योंकि फिर लड़ते झगड़ते कटते मरते ही रहना पड़ेगा आपको जिंदगी भर, सुकून से रह नहीं पाएंगे आप। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि एक भाई को खत्म कर लोगे तो ये गलतफहमी है आपकी। जितना संवैधानिक अधिकार आपको है उतना ही संवैधानिक अधिकार एक दूसरे भाई को भी है। तो आप ये मान के क्यों चल रहे हो कि भारत हमारा ही है, उनका नहीं है, किसी का नहीं है। अब जो संवैधानिक या जो ऐतिहासिक भूल हमने किया उसका खामियाजा तो हम भुगतेंगे। फिर आपको किसी ने रोका थोड़ी था कि आप हिंदू राष्ट्र बन जाए ना बन जाए, कौन रोका था भाई? माउंटबेटन आके मना करके गए। माउंटबेटन पाकिस्तान से कहने गए थे कि आप इस्लामिक राज्य बनिए, तो फैसला आपने किया, आप फैसले को सर पे लेके ढोइए, है ना, और अपने किस्मत पे रोइए। काटजू साहब की भाषा में यही है बेटा। तो कल मैंने बताया था बेटा, एक थोड़ा दूर तक आगे बढ़े थे, तो कहां तक बढ़े थे सुन लें। पहला जो संविधान संशोधन हुआ उसमें मूल अधिकारों में ही दखल दिया गया, और उस इलाके में दखल दिया गया जहां दखल देना ठीक नहीं था, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होना ही था और हुआ। पहला जो मुकदमा था वो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पहुंचा, और सर्वोच्च न्यायालय से कहा गया कि सर एक बात बताइए, क्या अनुच्छेद 13 के रहते रहते अनुच्छेद 359 से मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता? वकील अपने अपना तर्क दिए, सर्वोच्च न्यायालय को समझाए, और सर्वोच्च न्यायालय कहा कि हाँ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम किताब का अध्ययन किए, ध्यान से पढ़े, कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसमें कि संविधान संशोधन को 13 रोकता है, इसलिए संविधान संशोधन वैध है, और भाग 3 में संविधान संशोधन किया जा सकता है, विधि नहीं बनाई जा सकती। और सरकार के वकील ने कहा भी कि सर विधि बनाने की प्रक्रिया अलग है और संविधान संशोधन की प्रक्रिया अलग है, दोनों की प्रक्रिया ही अलग है, दोनों में मतदान की स्थिति अलग अलग है। तो विधि बनाने पे रोक लगी है, संविधान संशोधन पे कहां रोक लगी? तो हमने किया। सर्वोच्च न्यायालय का कि अच्छा किया, ठीक किया। इससे उसने कहा कि पहला जो संविधान संशोधन है वो वैध है। जानते हो क्या गड़बड़ी हुई? गड़बड़ी नहीं हुई, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ शाब्दिक अर्थ को समझा, शब्द क्या दिख रहे हैं उसके आधार पर उसने फैसला किया। फिर एक मुकदमा और पहुंचा बेटा 65 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान। फिर पूछा गया कि सर एक बार फिर बताइए। अजीब हालत, बता तो दिया, कई बार पूछोगे भाई? फिर पूछा, फिर बताया कि सकरी प्रसाद बनाम भारत संघ का जो निर्णय है वही उचित है और वही लागू होगा, कोई नया निर्णय नहीं होगा। यानी उसने कहा कि पहला संविधान संशोधन वैध है। और हंगामा तो बरफ गया साहब। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। और ध्यान से सुनना, संविधान की जब भी व्याख्या करनी होती है तो संवैधानिक पीठ बनाई जाती है। जजेस की संख्या ठीक ठाक होनी होगी,
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मुकदमे में 11 जज बैठे, एक लाइन से। अभी आपने देखा होगा वो महाराष्ट्र वाले मामले में जो अभी जो फैसला आया है उसमें भी ठीक ठाक जज बैठे हुए थे, और उसने कहा कि एक विषय ऐसा है जिस पे हम भी फैसला नहीं करेंगे, इसको और उच्च पीठ को भेजेंगे, इसमें कई जज बैठेंगे तब फैसला होगा। तो संवैधानिक जहां मामला होता है वहां एक जज फैसला नहीं करते, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाती है। इसमें 11 जज थे और 11 जजों ने ध्यान से सुना और कहा बहुत मूर्ख बना लिया आदमी और मनुष्य के नाम पे। उसने कहा कि जब आप संविधान संशोधन करते हो, ठीक है संविधान संशोधन शब्द नहीं लिखा, हम सहमत हैं, लेकिन जब संविधान संशोधन करते हो आप तो भी तो एक विधि ही बनती है कि कुछ और बनता है, विधि बनती है। और अगर विधि बनती है तो संविधान संशोधन विधि के दायरे में आएगा, और अगर विधि के दायरे में आएगा तो हमें अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ 13 करेगा। बोल नहीं रहे, विधि के दायरे में आएगा तो सारा काम कौन कर लेगा? 13। बोल नहीं रहो बेटा। और उसने कह दिया कि मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार हैं, प्रकृति प्रदत्त अधिकार हैं, इन्हें कोई नहीं रोक सकता, इसलिए पहला संविधान संशोधन अवैध है। 16 साल बाद संविधान संशोधन के 16 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अवैध है। अब आप मुझे बताइए कि कभी कभी कुछ ऐसे निर्णय या कुछ ऐसे न्याय बेमतलब हो जाते हैं जो न्याय वक्त पे ना आए। किसी की परीक्षा में धांधली हुई, एलिगेशन ये लगा कि इस परीक्षा में धांधली हुई, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, रिजल्ट आ गया, नौकरी पा गए लोग, नौकरी कर रहे हैं, रिटायर हो गए लोग, तब कोर्ट का फैसला आया कि ये परीक्षा तो अवैध थी, तो बड़ा जल्दी फैसला दे दिया। तो मुझे लगता है ऐसे फैसलों का क्या मतलब? किसी ने हत्या किया और निर्णय देते समय इतना विलंब हो गया कि वो 102 साल का होकर खुद ही मर गया, और फिर 130 साल में आपने कहा कि इसको मौत की सजा दी जाए। अरे ना दें, अब कोई मतलब नहीं है। वो मर गया भाई। तो कुछ ये फैसला आपको नहीं लगता थोड़ा विलंब हो गया? हो गया ना बेटा। तो जाहिर सी बात है कि इसको एग्जीक्यूट करना तो संभव ही नहीं था कि जमीन वमीन जो ले ली गई, बांट बूंट दी गई, सब लोग उस पर काबिज हो गए, अब सारी जमीन खोजिए कहाँ कहाँ है, सबको जुटाइए, जिसकी जिसकी थी लौटाइए। अब ये तो संभव ही नहीं था, इसलिए इंदिरा जी ने कहा कि कुछ करते हैं। लिखने वाला काम हमारा है ना, तो कुछ लिखते हैं नया। तो लिखा उन्होंने 24वां संविधान संशोधन। मुझे लगता है यही बाकी था बेटा। गोलकनाथ तो हो गया था ना पूरा। देखिए 24वां संविधान संशोधन, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कौन सा बेटा? 24वां संविधान संशोधन। वर्ष बेटा है? हाँ 1971। वेरी गुड। 24वां संविधान संशोधन 1971। क्या कहा गया भैया? ना 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 ना, उसको नहीं छेड़ा छाड़ा गया। इसमें सिर्फ ये कहा गया कि अनुच्छेद 368 के माध्यम से संविधान के किसी भाग में संशोधन करेंगे। क्लियर है? और दूसरा कहा किस प्रकार का कोई भी संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। बात खत्म हुई। सर्वोच्च न्यायालय ने तो भाव समझ के बता दिया। इन्होंने कहा भाव साहब को समझना ही नहीं है आप। अगर हमने 368 के हिसाब से संशोधन किया तो अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। अब ये तो लिख दिया गया। अब अगर कोई मुकदमा आएगा सर्वोच्च न्यायालय में, तो सर्वोच्च न्यायालय तो किताब खोल के जब पढ़ेगा तो उसमें तो यही शब्द मिलेगा। क्या कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? वो तो कहेगा भैया लिख दिया गया, अब हम कुछ कर नहीं सकते। क्लियर है बेटा? लिख लें। 1971 गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को
अप्रभावी बनाने के लिए। भाई देखो, या तो उसको लागू करिए या तो उसको अप्रभावी करिए। अप्रभावी बनाने के लिए यह संविधान संशोधन करना पड़ा। ठीक है बेटा, 3 बातें जोड़ी गई, तो 1 2 3 करके। एक कहावत सुना है ना कि आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। राष्ट्रपति बेचारे से कुछ लेना ही देना नहीं था, पिस गया वो भी। इसमें राष्ट्रपति का क्या दोष था? लेकिन अभी देखो नप गए वो भी। जरा लिखो। पहला, अनुच्छेद 368 से संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 से आर्टिकल 368 से संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। सहमत है बेटा? तो जब किसी भाग में कह दिया गया तो भाग 3 इसके बाहर थोड़ा ही है ना? ये तो अपने आप में सुपर पावर हो गया, लेकिन थोड़ा और जस्टिफाई कर दिया गया कि बीच में कोई डिस्टर्ब ना करे। पॉइंट नंबर 2, ऐसा कोई संशोधन जो भाग 3 में किया गया हो, ऐसा कोई संशोधन जो कहा बेटा भाग 3 में किया गया हो, अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। हाँ, एक काम और करिएगा बेटा, विधि नहीं मानी जाएगी। देखिए, नोट्स को बेटा जितना हेल्दी बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि अभी आपके पास वक्त है, अभी हड़बड़ी बिल्कुल नहीं है। एक दिन वक्त नहीं होगा और एक दिन बहुत हड़बड़ी होगी। वो दिन आएगा जब आपकी परीक्षाएं नजदीक आ जाएंगे, सर पे आ जाएंगे। जब परीक्षाएं एकदम से सर पे आ जाएंगे बेटा, तो 4-5 किताब पढ़ने का मौका नहीं रहेगा आपके पास, है ना? और अगर ऐसा आपने करने की कोशिश किया तो सिवाय फ्रस्ट्रेट और डिस्टर्ब होने के कुछ नहीं होगा। क्योंकि लिटरली ये संभव नहीं है कि परीक्षा 1 महीना जब रह जाएगी तो आप जीएस के सारे टॉपिक की सारी किताबों को खोल खोल के पढ़ लोगे। अच्छा, होता क्या है कि हम किसी किताब के किसी चैप्टर में किसी लाइन को अंडरलाइन किए थे, अब दिमाग में तो फ्लैश कर रहा है कि यार फलाने किताब या किसी किताब में यार अंडरलाइन कहीं किए थे। अब पागल होके ढूंढोगे और वो मिलेगा नहीं। तो ये सब गलती बेटा मत करिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं। जहां कुछ आपको महत्वपूर्ण दिखता है, जहां आपको कुछ ऐसा दिखता है कि बहुत जरूरी है, उसको सब एक जगह ले आइए, एक प्लेटफॉर्म पर रखिए, ताकि परीक्षा में रिवाइज करते समय आपके पास अनावश्यक तनाव न रहे। यार वो फलाना किताब भी थोड़ा देख लेना है, वो ढिमाका वाली किताब भी थोड़ी देख लेनी है। क्या क्या देख लोगे? लिटरली ये पॉसिबल है? आप 10 महीने, 12 महीने, 2 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल इलाहाबाद, दिल्ली, लंदन, कैम्ब्रिज कहां कहां पढ़ते हो और 2 घंटे में परीक्षा होती है ना? आपकी जिंदगी भर की वैल्यूएशन मात्र 2 घंटे में होता है। अगर उस 2 घंटे में एग्जीक्यूशन नहीं हुआ तो सब गया पानी में, बह जाएगा सब। तो ये ध्यान रखना, उस 2 घंटे के लिए पढ़ना है। ये मेरा अपना अनुभव है बेटा। बहुत ढेर सारे बच्चे, उनके ढेर सारी सबका अपना कैलिबर है, क्षमता है। कुछ बच्चे हैं जो यत्र तत्र से पढ़ के दिमाग में रखे रहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आपके पास एक स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है, क्योंकि उसमें से कोई चीज अगर मिस करेगी दिमाग में तो आपका मन होगा कि मैं ढूंढूं कहाँ है। और चूंकि इतनी किताब उताब आपने पढ़ा है कि उसमें लिटरली ढूंढ पाना कभी कभी संभव नहीं होता, और वो प्रश्न आपके दिमाग में हमेशा सालता रहता है कि यार भले ना आए परीक्षा में, लेकिन परीक्षा होने तक वो आपको डिस्टर्ब किए रहता है। यार ये कहाँ पढ़े थे, क्या था, बड़ा डिटेल नहीं मिला। सब बेटा ले आओ यहाँ। इसलिए हम बार बार बता रहे हैं कि नोट्स में जगह छोड़ते जाओ, ताकि आपको जोड़ने घटाने की जगह नहीं छोड़ोगे तो फिर उसमें एक तो पर्ची जोड़ोगे, तो फिर एक तो कोने लिखोगे, तो फिर टेढ़े लिखोगे, मैं यही सब होगा। जगह बना के रखिए। मैं अल्टीमेट नहीं हूं,
मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं मनुष्य हूं। अल्टीमेट आपको होना है, आपको लास्ट होना है। हम प्रारंभ हैं, हम शुरुआत हैं, हम अंत थोड़े ही हैं। अंत आपको होना है। किताब पढ़िए, जो कुछ जोड़ सकते हैं उसको जोड़िए, हमने जो बताया वो जरूर कर लीजिए। इसके अलावा कुछ और अगर आप कर सकते हैं तो करिए, कहीं कोई रोक प्रतिबंध नहीं है। कहीं डाउट हो तो आके हमसे बात करिए, हम उपलब्ध हैं। हम बताएंगे कि बेटा सही पकड़े हो, सही दिशा में चल रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े बेटा। दूसरा लिख लिया बेटा। अब तीसरा जरा देखो, वो गेहूं के साथ घुन वाला मामला है। राष्ट्रपति आ गए लपेटे में, इसमें राष्ट्रपति का क्या दोष है? और राष्ट्रपति आ गए कैसे लपेटे में, सुन लो। कहा गया संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही होगा। कल को इनको ये लगा कि अभी तो सुप्रीम कोर्ट डिस्टर्ब कर रहा है, कल को कहीं महामहिम न मन बना ले। किस तरह का कोई संविधान संशोधन विधेयक अगर हमारे टेबल पे आए जो मूल अधिकारों से संबंधित हो, या जो हम चाहे ना करना उस पर हम साइन ना करें, डिस्टर्ब कर दें। इसलिए इंदिरा जी ने कहा कि कांटा ही निकाल दो। कहा कि संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों से पारित होकर यदि राष्ट्रपति के टेबल पे पहुंचा तो साइन करना ही होगा। कभी कभी ये संविधान संशोधन 24वां नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, सिर्फ ये पूछता है कि संविधान संशोधन विधेयक पे राष्ट्रपति को क्या अधिकार है। तो अधिकार कहां से मिलेगा? 24वें संविधान संशोधन से दिख रहा है। राष्ट्रपति के पास कोई अधिकार नहीं है सिवाय इसके कि कलम उठा के चुपचाप दस्तखत करना ही होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा कि आप खुद संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं। तो एक सिक्योर हो गया, अभी दो बचा है कि साधारण विधेयक पे क्या करेंगे, धन और वित्त विधेयक पे क्या करेंगे, ये संबंधित जगह पे पढ़ लेंगे। क्योंकि 24वां संविधान संशोधन यही दिख गया, इस इनका एक अधिकार तो यही क्लियर हो गया है ना बेटा। फिर एक बहुचर्चित मुकदमा जो आपने पढ़ा था प्रस्तावना में भी, फिर पढ़ना पड़ेगा। लिखे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बेटा तीसरा नहीं लिखा भाई, लिख लो। संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति को अनुमति देना बाध्यकारी है। संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देना बाध्यकारी है। आज इसको निपटा लिया जाए बेटा, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अब इसके बाद अगर कोई मुकदमा जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में तो 24वें संविधान संशोधन से जो जो लाइनें जोड़ी गई हैं उसी के प्रकाश में ना फैसला देगा, हाँ या ना? क्योंकि अब किताब में कुछ नई लाइनें जोड़ दी गई। अब अगर कोई मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय के पास गया इस संदर्भ में, तो अब तो उन लाइनों के प्रकाश में उसको देखेगा ना, वो सही है गलत है वो तो बात की बात है। एक तो ये तरीका कि 24वें संविधान संशोधन को अवैध घोषित कर दे, एक तो ये तरीका। अगर वो अवैध नहीं है तो जो लाइनें लिखी हैं उसी लाइनों को चुपचाप पढ़िए और उसी के हिसाब से काम करिए, तो अगला मुकदमे में इसका असर आपको दिखेगा। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, प्रस्तावना में भी दिखा था बेटा, इसीलिए बहुचर्चित इसको बात कहा जाता है, कंपटीशन में इसलिए बहुत जरूरी होता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बनाम माने होता है वर्सेस, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो जब ऐसा होगा तो दो पक्ष तो चाहिए ना भैया। तो ये वर्सेस हैं, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट है ना, केरल राज्य। वर्ष मुझे लगता है आपको याद ही होगा, 1973। इस बार सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि क्या मूल अधिकारों को अनुच्छेद 368 से संशोधित किया जा सकता है। तो क्या बोलेगा आप मुझे बताइए। हाँ, अरे भाई 24वें में जोड़ दिया, हाँ कहीं कर सकते हैं तो कहीं में भाग 3 भी है, कहा हाँ
फिर पूछा कि सर 13 के अनुसार विधि मानी जाएगी, कहा ना। क्यों? लिख दिया। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय को देश की प्रतिष्ठा बचानी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सब कुछ कर सकते हो, बस मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकते, है ना। तो किसी ने कहा कि मूल ढांचा सर क्या है? कहा हम बताएंगे, आप परेशान मत होइए, समय समय पे हम आपको बताते जाएंगे कि क्या है मूल ढांचा। तो 24/4/73 का फैसला है और इसमें मूल ढांचे की अवधारणा दे दिया। वो तो प्रस्तावना में भी मैंने बताया, लेकिन यहां चूंकि प्रसंग इसका अधिक है। देखो एक बात कि 368 से आप संविधान को तहस नहस कर दोगे। 24वें संविधान संशोधन के बाद तो शायद इतनी शक्ति आपने दे ही दिया उसको कि आप पूरे संविधान को तहस नहस कर सकते हो। भाई उसके शुरू से भले ना रहा हो सॉरी, लेकिन 24वें संविधान संशोधन के बाद तो सर्वशक्तिमान हो ही गया। न्यायपालिका घबरा गई, न्यायपालिका डर गई कि अरे बाप रे, ये तो 368 का प्रयोग करके संविधान को ले डूबेंगे। नहीं डूबेंगे। 80 में संशोधन कर दें, अनुच्छेद 81 में संशोधन कर दें, 124 में संशोधन कर दें। हाँ, जहां मन, अरे भाई जब मूल अधिकार में घुस जा रहे हैं तो फिर बाकी किस खेत की मूली है? तो सर्वोच्च न्यायालय को लगा यार कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान को बचाना पड़ेगा। देखो सरकारें बुरी नहीं है बेटा, लेकिन क्योंकि हमारी लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, इसमें सरकारें आती जाती रहती। संविधान शाश्वत है, देश शाश्वत है, सरकारें शाश्वत नहीं होती। चुनाव के माध्यम से किसकी पार्टी आए, कौन सरकार आए, क्या विचारधारा हो, क्या सोच हो, ये थोड़ी आप कह सकते हैं। हो सकता है कोई तहस नहसी करने के मूड में आ जाए। तो देश को बचाना होगा, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैसे बचाएं, कैसे बचाएं, कैसे बचाएं। तो कहा मूल ढांचा लिख दो। और चूंकि एक रहस्यमय शब्द, जिस शब्द का अर्थ संविधान में कहीं है ही नहीं है, तो खामखा सी बात है कि सर्वोच्च न्यायालय से पूछोगे। मैंने कहा ना कि कोई शब्द ऐसा दिख जाए जिसका अर्थ ना क्लियर हो, तो सर्वोच्च न्यायालय से पूछोगे और सर्वोच्च न्यायालय बताता चलेगा कि क्या है मूल ढांचा। हाँ, एक काम और कर दिया उसने। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था, आपने पढ़ा है बेटा कि हमारे संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी बेटा? 8। लेकिन आज 12 हैं, तो समय समय पे बढ़ी ही होंगी। तो इन्होंने पहले ही संविधान संशोधन से 9वीं अनुसूची बढ़ा दिया। कौन से बेटा? 9th शेड्यूल। और ये कह दिया कि जो भी संशोधन या जो भी विधि बना के हम इसमें रख देंगे, वो लिस्ट बना देंगे और कह देंगे जिसको हम अनुसूची 9 के अधीन रख देंगे, उसमें न्यायालय का कोई अधिकार नहीं होगा। वो सही होगा, गलत होगा, जो भी होगा, न्यायालय बस देखे दूर से, छू नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। अब परेशानी यह हो गई कि अब कुछ भी बना बना के रख दो उसमें। अरे भाई काहे, जब आप एक ऐसा दायरा बना दिए हो, संसद जैसे मूल अधिकार हमारे लिए बना, वैसे इन लोगों ने भी घेरा बना लिया। शेड्यूल 9 कहा कि जो भी विधि बनाएंगे, जो भी चीज बनाएंगे, अगर हमने उसको 9 शेड्यूल में रख दिया तो फिर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बाहर होगा। ये भी हमारे व्यवस्था पे चोट है। और जैसे ही केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में फैसला आया मूल ढांचे का, तो मुझे लगता है उसने शेड्यूल 9 को भी मूल ढांचा मान लिया और कह दिया कि गलतफहमी ना पालिए कि अनुसूची 9 में आप कुछ रख दोगे, हम उसको देखेंगे नहीं। कहा अब तक तो नहीं देखे, अब देखेंगे। क्यों? क्योंकि वह भी मूल ढांचा और मनमाने ढंग से आप हर विषय को उसमें नहीं रख सकते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 24/4/1973 के बाद अगर आपने 9 शेड्यूल में, उसी का निर्णय आया था बेटा 24/4 को, निर्णय की तिथि थी, और कहा कि इसके पहले जो किया सो किया, हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इस फैसले के बाद की तारीख में अगर आपने उसमें कुछ रखा तो हलक से खींच लेंगे और फैसला करेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं बता दिया कि मूल ढांचा है यह, इसको आप रोक थोड़ी सकते हैं।
जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, ये फंडामेंटल राइट है, कह दिया सर्वोच्च न्यायालय ने, इसे थोड़ी कोई रोक सकता। और जब उसने कहा कि फंडामेंटल राइट है तो अब तो है ही है। मूल ढांचा, सॉरी फंडामेंटल राइट में बोला हूं, फंडामेंटल स्ट्रक्चर है तो अब है, उसको कोई नहीं रोक सकता। मेरी बात समझ पाए? थोड़ा सा बेटा सुन लो, तब इकट्ठे लिखेंगे, तभी आपको अच्छा लगेगा। अभी भी इंदिरा जी थी, और इंदिरा जी और भी फर गई, इंदिरा जी और नाराज हो गई। इंदिरा जी ने कहा कि फिर करो संविधान संशोधन, चलो वो डाल डाल तो हम चलते हैं पांच पांच। कहा फिर करो 42वां संविधान संशोधन 1976। समझ रहे हो बेटा? 73 में फैसला आया और 76 में संशोधन किया। और दुख की बात यह है वो संशोधन तब हुआ जब देश आपातकाल में था, देश में इमरजेंसी थी। अरे आपने पढ़ा है बेटा, देश में आपातकाल 75 से ही आपातकाल लगा हुआ था, इमरजेंसी लगी हुई थी, 77 तक चला। तो ये जो संशोधन हुआ वो सामान्य काल का संशोधन नहीं था, ये आपातकाल का संशोधन था, इमरजेंसी के समय का संशोधन था। और जाहिर सी बात है कि पूरे संविधान को उलट पुलट दिया गया। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। एक लघु संविधान ही बना दिया इंदिरा जी ने। तो खाली यही नहीं किया, बहुत कुछ किया, जहां जहां जो प्रसंग आएगा हम बात करेंगे। तो ये 42वां संविधान संशोधन, जरा सा देखो इन लोगों की बदमाशी कि 42वां जो संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसमें इंदिरा जी ने अनुच्छेद 368 का प्रयोग करते हुए अनुच्छेद 368 में ही संशोधन कर दिया। ऐसा कहीं होता है? अपने ही मुकदमे में अपने ही फैसला कर ले, भाई यही ना मामला हुआ। तो क्या किया इन लोगों ने कि खुद आर्टिकल 368 में ही इन लोगों ने संशोधन कर दिया, जो खुद संविधान संशोधन के लिए बना हुआ है, उसी में संशोधन कर दिया। इसमें दो क्लास जोड़ दिया गया, क्लास 4 और क्लास 5। क्लास 4 में कहा गया कि 368 की दी गई शक्ति संविधायी शक्ति है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं है। और किसकी औकात है जो इसकी सीमा लगा देगा? सर्वोच्च न्यायालय, कि मूल ढांचा नहीं कर सकते? हु आर यू? आप कौन है? ये संविधान लिखने वालों ने 368 दिया है, हम अपने घर से लेके थोड़ी आए हैं। बात भी सही है, जब संविधान लिखने वाले 368 दिए तो सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है इस पे प्रतिबंध लगाने वाला? तो कहा कि देखो अगर कुछ डाउट वाउट है तो थोड़ा क्लियर करो, जोड़ो इसमें 368 क्लास 4 और 368 क्लास 5 जोड़ो। तो क्लास 4 में ये जोड़ा गया कि 368 की दी गई जो शक्ति संसद को दी गई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है, मूल ढांचा फांचा कुछ नहीं, जहां चाहेंगे वहां घुसेंगे। क्लियर है? और क्लास 5 में कहा कि अगर हम ऐसा कोई संशोधन करेंगे तो न्यायालय उस पर सुनवाई ही नहीं कर सकता। सुन रहे हो बेटा, ये क्या कर दिया इन लोगों ने? अरे हद कर दी भाई, वो तो वही हाल है कि मारेंगे रोने भी नहीं देंगे। अरे हम संशोधन जहां चाहेंगे करेंगे और कर लेंगे तो न्यायालय उसमें सुनवाई भी नहीं कर सकता, यानी ये न्याय योग्य नहीं होगा, जुडिशियबल नहीं होगा। जो हमने कह दिया सो कह दिया। अब लिखो, ठीक है, दोनों को साथ में लिखो तो क्लियर होगा। लिखें, हेडिंग बन गई है बेटा? लिखें, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि वर्ष लिख लिया है ना बेटा? वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह निर्धारित किया कि डैश कर लो और पॉइंट बना के लिखो। पहला, अनुच्छेद 368 से संसद संविधान के किसी भाग में संशोधन कर सकती है।
किसी भाग में संशोधन कर सकती है। क्लियर है बेटा? अगला, नेक्स्ट पॉइंट, इस प्रकार का कोई संशोधन अनुच्छेद, सॉरी सेंटेंस ठीक लिखो, समझना है। मूल अधिकारों में इस प्रकार का संशोधन, मूल अधिकारों में इस प्रकार का संशोधन, मूल अधिकार में इस प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 13 के अनुसार विधि नहीं मानी जाएगी। ठीक है बेटा? अरे यही ना लोगों ने जोड़ा था, अब वही ना पढ़ेंगे और क्या करेंगे आगे। अनुच्छेद 368 के प्रयोग से संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, मूल ढांचे को नहीं छेड़ा जा सकता। ये चूंकि लाइन है बड़ी महत्वपूर्ण बेटा परीक्षा के दृष्टिकोण से, इसको दिमाग में रखिएगा। हम एक नोट बना के आपको लिखाते हैं, एक नोट लिखिए नीचे। 24/4/73 को, 24 अप्रैल 1973 को इसी वाद में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत की। मूल ढांचे की क्या बेटा? अवधारणा प्रस्तुत की। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 करो, इसको नंबर 1 कर लो और नोट में पॉइंट नंबर 2। लेकिन पहले संविधान संशोधन वर्ष मुझे लगता है आपको याद ही होगा, पहले संविधान संशोधन के द्वारा स्थापित अनुसूची 9 में अनुसूची 9 में 24/4/73 के उपरांत रखे गए विषय न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू के दायरे में होंगे, यानी न्यायालय उस पर सुनवाई करेगा। हो गया बेटा? तो अब तो जाके कुछ स्थिति एकदम क्लियर कर दिया सर्वोच्च न्यायालय, बड़ा पेचीदा मामला था। और इसी के बाद इंदिरा जी एकदम विफर ही गए। अच्छा, एक चीज नोटिस की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व्यायाधीश का कार्यकाल बहुत लंबा नहीं होता, कभी कभी बहुत छोटा होता, महीना 2 महीने का ही होता। जैसे अभी तो हमारे जो न्यायाधीश महोदय, इनका कार्यकाल मुझे लगता है अब तक सबसे लंबा है। और उसके बाद इंदिरा जी ने क्या किया, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी थी, केशवानंद भारती निर्णय में एक छोटे न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब ये बेइज्जती है ना बेटा, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है उसको दरकिनार करते हुए एक अधीनस्थ न्यायाधीश को आपने मुख्य न्यायाधीश बना दिया। क्यों बनाया होगा ये दुनिया जानती है। और बाकी सारे के सारे न्यायाधीशों ने इस्तीफा दे दिया, बाढ़ में जाओ। ये बड़ा विवादित बेटा ये केस है और निर्णय है, क्योंकि ये निर्णय जो था वो सरकार की इच्छा के विरुद्ध था। और निर्णय जो होता है न्यायालय, किसी की इच्छा को ध्यान में रख के थोड़ा ही होता है, वो सत्य और असत्य और विधि के प्रकाश में फैसला होता है। लेकिन सरकार कभी कभी नाराज हो जाती है कि हम जो सोचते हैं वही सत्य है,
इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है। तो न्यायालय कभी कभी आईने दिखा देता है कि सत्य वह थोड़ी है जो हम कह रहे हैं वो सत्य। यही हुआ। आगे बेटा, 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन क्या बेटा? 1976। लिखें, केशवानंद भारती वाद के निर्णय के उपरांत 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया। जिसमें आर्टिकल 368 को ही, अनुच्छेद 368 को ही, जिसमें अनुच्छेद 368 को ही अनुच्छेद 368 के माध्यम से संशोधित कर दिया गया। अनुच्छेद 368 को ही अनुच्छेद 368 के माध्यम से क्या कर दिया गया बेटा? संशोधित कर दिया गया। अच्छा, आपको नहीं लगता कि ठीक नहीं लग रहा है? ये प्रथम दृष्टया देखने में ठीक नहीं लग रहा है। एक तो ऑलरेडी आपको ब्रह्मास्त्र दिया गया, उस ब्रह्मास्त्र 2-4 कांटे वाटे और बढ़ा ले रहे हो आप, तो ये तो ठीक बात नहीं है। संविधान लिखने वालों ने आपको जितनी शक्ति दी थी उसको काहे बढ़ा रहे हो आप? और ये कभी भी अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 368 का भविष्य में दुरुपयोग भी हो सकता था। हो ना हो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुरुपयोग तो हो ही सकता है ना बेटा। एक चीज बताइए, संसद का कार्यकाल अनंत कर दें, ये तो मूल अधिकार भी नहीं है। कह दें कि अब लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, जो हुआ सो हुआ। अब हमारे माननीयों का कार्यकाल मृत्यु के समय तक होगा, जब तक मर न जाए। प्रधानमंत्री अजर अमर रहेंगे, अब प्रधानमंत्री वंश परंपरा से होगा। अरे भैया, संशोधन ही तो करना है, कुछ भी कर दो संशोधन। थोड़ा सा रोक छेक मूल अधिकार पे है, यहां तो वो भी नहीं है। क्या कर दोगे आप? देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा, फलाना रहेगा, ढिमाका रहेगा। खत्म कर दो सारी व्यवस्था 368 का प्रयोग करके। इसे सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि थोड़ा नकेल लगाने दो ना, थोड़ा तुम्हारी औकात बताने दो ना, और 368 लेके उड़ान मत भरिए, और उस उड़ान को हम रोक देंगे। और रोक दिया। तो इन लोगों ने उड़ान तो भर ही लिया बेटा। कहा, पहला कहा कि आर्टिकल 368 एक संविधायी शक्ति है, अतः इसकी कोई सीमा नहीं है। जब कहा गया कोई सीमा, तो कोई सीमा नहीं है। मूल ढांचा, ढिमाका ढांचा, कोई ढांचा नहीं। यह बियॉन्ड द लिमिट है, इसकी कोई सीमा नहीं है। यानी मूल ढांचे की अवधारणा को ध्वस्त करने के संशोधन किया गया कि कोई सीमा उमा इसकी कोई बना ही नहीं सकता। और क्लास 5 में जोड़ दिया गया कि अगर ऐसा कोई संशोधन हम कर देंगे तो न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में ही नहीं रहेगा। जब दायरे में रहेगा तब ना अच्छा बुरा बोलोगे। तो ये तो मुझे लगता अच्छी बात नहीं है। क्लियर है बेटा? लिख लो। पहला, आर्टिकल 368 क्लास 4, सब क्लास 4 मतलब विद इन ब्रैकेट 4 लिखिए। 368(4), ये दोनों संशोधन किए गए हैं बेटा, है ना? आज की डेट में है। अगले ही मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध घोषित किया। कहा काट के हटाओ, काटो। आज की डेट में वो संविधान का हिस्सा नहीं है। न्यायालय ने अगले मुकदमे में इसको अवैध घोषित कर दिया। कहा अब मनमाना शुरू किए, शुरू हुआ ना मनमाना। जानते हो क्यों? कहा 368 संविधान का मूल ढांचा है। हो गई ना काम। और जैसे कहा मूल ढांचा है, केशवानंद भारती का निर्णय प्रभावी हो गया। संशोधन नहीं कर सकते, इसलिए क्लास 4 और क्लास 5 अवैध।
अरे तो शुक्र मनाओ मूल ढांचे की अवधारणा दे दिया था पहले, नहीं तो फिर इस संशोधन को अवैध कैसे कर पाते आप। लिखें, अनुच्छेद 368 की शक्ति संविधायी शक्ति है, अतः इसकी कोई सीमा नहीं है। अतः इसकी क्या बेटा, कोई सीमा नहीं है। हो गया बेटा। अगला, थ्री 368 क्लास 5। लेकिन आर्टिकल 368 द्वारा किया गया संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं होगा। किया गया संशोधन न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे में नहीं होगा, यानी जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा जुडिशियल रिव्यू। तो आप बताओ बेटा थोड़ा क्या है ये, इससे कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता, क्या मतलब समझ पाए आप? बेहिचक बोलिए। हम कई दफा आपसे कहें कि कुछ जगह नहीं शर्माना चाहिए। डॉक्टर के पास बिल्कुल नहीं, टीचर के पास बिल्कुल नहीं। डॉक्टर के पास आप गए हो, डॉक्टर पूछे क्या तकलीफ है, खुल के साफ साफ बता दीजिए। अगर शर्माए, अगर झिझके, तो सिवाय परेशानी के कुछ नहीं होगा। दर्द हो रहा है पेट, गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर पूछ रहा क्या तकलीफ है, अरे सर रहने दीजिए क्या बताएं। कहाँ आए हो भाई? अरे सर छोड़िए क्या बताएं, तो काहे आए हो भाई बताइए। और दर्द कर रहा है पेट और बता दिया सर दर्द कर रहा है, तो सर दर्द की दवा दे देगा ना। वही हाल है टीचर के पास। देखो बेटा हम समझ रहे हैं कि थोड़ा हम लोगों का एक पर्सनालिटी होती है, एक व्यक्तित्व होता है, हम लोगों को लगता है कि थोड़ा इंसल्ट हो जाएंगे, थोड़ा कहीं कोई बेइज्जती नहीं होगी। माँ बाप के सामने कोई बेटा कभी बेइज्जत नहीं होता, टीचर के सामने कोई बच्चा कभी इंसल्ट नहीं फील कर सकता, क्योंकि हम इसीलिए तो बुलाए हैं आपको कि आपको जो तकलीफ है उसको हम दूर करेंगे। और तकलीफ ही नहीं बताओगे तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी। कोई झिझकने की जरूरत नहीं है बेटा, गलती अगर होगी तो एक बार होगी और फिर जिंदगी में कभी नहीं होगी। इसे एक बड़ी सुंदर सी कहावत है बेटा, वो आपसे बता दें कि अगर आपने अपनी अज्ञानता को छुपाया तो जिंदगी भर लोगों को हंसने का मौका देंगे, और अगर आपने अपने अज्ञानता को टीचर के सामने प्रदर्शित कर दिया तो अब सिर्फ एक बार हंसेगा कोई, इसके बाद पूरी उम्र में कोई नहीं हंस सकता, क्योंकि अब हम जानकार हो जाएंगे। अब इतना उत्साह बढ़ा रहे हैं आप बताओ। चलो क्लियर हुआ? हाँ बोलो, जो समझ में आ रहा है बेटा बोलो। हाँ मैं समझ रहा हूँ आपकी भावना, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल सही समझ रहे हो। यानी हमने जो कुछ कह दिया उस मामले को लेकर न्यायालय में नहीं जाएंगे, बात खत्म। जब न्यायालय में जाओगे तब पता चलेगा कि सही है कि गलत है, हम जाने ही नहीं देंगे, खेल खत्म, गड़बड़ है। अगला मुकदमा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। लिखो मिनर्वा, वही 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 सब है, एक आध दो ठो आगे बढ़े हैं, बाकी तो सब वही वाले हैं। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, वर्ष बेटा सब याद कर लो, ये बात बहुत काम आएगा बेटा। 1980, 1980 सब जबान पे याद रहना चाहिए। अभी इस बार नहीं पूछा गया, ठीक है, बड़ा अच्छा है, लेकिन कोई गलतफहमी ना पाले। ये सब इतने महत्वपूर्ण चीजें हैं ना बेटा, इसमें कहते हैं ना कि मटेरियल मसाला इतना है कि इसमें से कुछ भी निकाल के पूछ सकते हैं।
और इसको ढंग से अगर नहीं समझे हैं तो शहीद हो जाएंगे आप। अच्छा, बड़ा खुश हुए कि इस बार तो नहीं पूछा, शुक्र मनाइए नहीं पूछा, लेकिन बच जाएंगे हर बार, ये जरूरी थोड़ा ही है। तो चले बेटा लिखते हैं, मिनरवा मिल्स बनाम भारत संघ। न्यायालय ने क्या निर्णय किया बेटा, थोड़ा लिख लेते हैं, है ना। अब भूमिका गई बाढ़ में, सीधे निर्णय पे आते हैं। पहला, न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय को बहाल रखा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के निर्णय को क्या किया बेटा, बहाल रखा। बहाल रखा माने, हाँ, जो कहा कि वो जो कहा गया था वो सही कहा गया था, मतलब हाँ हाँ हाँ, वो जो कहा है उस मुकदमे में ये बातें बिल्कुल सही है, कहीं उस पर कोई रोक नहीं है, अर्थात आधारभूत ढांचे की अवधारणा जारी रहेगी। यही मतलब है कुल घुमा फिरा के। ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर की बात की गई है, आधारभूत ढांचे की बात की गई है, इस कॉन्सेप्ट को हम मान रहे हैं और ये लागू रहेगा। क्लियर है बेटा। अब लागू रहेगा तो क्या होगा कि 42वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 368 में क्लास 4 और क्लास 5 जो जोड़ा गया ये अवैध है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368 संविधान का मूल ढांचा है, वो जैसे है वैसे ही छोड़ दो। कुछ भी आप उसमें 3-5 नहीं कर सकते, न काट सकते हैं न जोड़ सकते हैं। खत्म हुई कहानी। 42वें संविधान संशोधन का यह हिस्सा जो अभी आपने लिखा आज की डेट में नहीं है हमारे संविधान में, हटा दिया गया। क्लियर है बेटा। अगला सुन लो, अभी तो कुछ लिखे ही नहीं। अगला, उसने कहा कि न्यायिक पुनरावलोकन ये संविधान का मूल ढांचा है, इसे भी कोई नहीं रोक सकता। यानी न्यायालय में जाना और न्यायालय की बात को सुनना, इसे कोई रोक नहीं सकता। तो जो उन्होंने क्लास 5 भी कहा था ना, उसको भी निरस्त कर दिया और कहा कि विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, ये भी संविधान का मूल ढांचा है। और किसी ने कहा कि और सर बताएं, कहा और प्रतीक्षा करें, बताते चलेंगे, समय आने दीजिए। लेकिन हाँ, आर्टिकल 368 में किया गया संशोधन अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया। क्लियर है बेटा। कहा कि ये सब अवैध है, नहीं कर सकते, यानी क्लास 4 क्लास 5 कैंसिल किया। और अब उसने शुरू कर दिया मूल ढांचे की अवधारणा को डिफाइन करना। मैंने इसी मुकदमे से वो बताना भी शुरू किया कि मूल ढांचे में क्या क्या चीजें हैं, लेकिन एक ही में नहीं बताएगा वो, कहा तो अब तो कमिंग सून। ठीक है, जल्द ही सब आएगा आपके सामने और अलग अलग मुकदमे में न जाने क्या क्या बता डाला कि मूल ढांचा है। लेकिन ये समझ जाना कि वो लिस्ट अभी अंत नहीं हुई है, न्यायालय अभी भी बताता चलेगा क्या क्या मूल, जहां उसको लगेगा कि गड़बड़ कर रहे हैं वहां कह देगा ये मूल ढांचा है। तो क्या क्या कह दिया बेटा वो जरा समझ लें, लिख लें। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न को मूल ढांचा माना। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न को मूल ढांचा माना। पहला, आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, इसको क्या माना बेटा, मूल ढांचा माना। अगला, न्यायिक पुनरावलोकन, क्या माना बेटा, मूल ढांचा। ठीक है। फिर विधि का शासन, जिसको लोग कहते हैं ना बेटा, वो डाइसी का कॉन्सेप्ट है, रूल ऑफ लॉ, इसको कहा जाता है विधि का शासन। कहा यह भी संविधान का मूल ढांचा है। तो कम से कम अभी तो 3 डिफाइन कर दिया। कहा कि बस यही 3, कहा ना ना, आएंगे अभी। अब तो ये
सीरीज है ना, जैसे आप देखते हैं ना आजकल वेब सीरीज उरीज आती है, ये वेब सीरीज चालू हो गई है, अब ये आती रहेगी समय समय पे और हम आपको बताते चलेंगे, आप चिंता में न रहें। आप पहले संशोधन करो तो सही, फिर हम पीछे पीछे बताते चलेंगे कि मूल ढांचे में किया कि नहीं किया। अगर मूल ढांचे में किया तो हम काटते चलेंगे, आप बनाते चलिएगा। एक बढ़िया संतुलन स्थापित किया सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 368 और आधारभूत ढांचे के नाम पे। अब मुकाबला 13 नहीं करेगा, अब 368 का मुकाबला करेगा आधारभूत ढांचा, क्योंकि 13 कमजोर पड़ रहा था। इसे सर्वोच्च न्यायालय को लगा कि यार ये तो हार जाएगा, इसलिए संविधान को बचाना होगा और आधारभूत ढांचे की अवधारणा प्रस्तुत कर दी। तो ये था बेटा एक टोटल, लेकिन कुल मिला के आप कह सकते हैं कि गेंद सर्वोच्च न्यायालय के पाले में है, गेंद तो संसद के पाले में नहीं है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने गेंद अपने पाले में रखा है कि हम जो चाहेंगे वही होगा। क्लियर है बेटा? तो आज यही समाप्त करते हैं बेटा, कल मिलेंगे, आपसे बात करेंगे। बस एक निवेदन के साथ कि थोड़ा रिवाइज करते रहो और पढ़ते रहो, इसके अलावा धरती पे कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर होता तो हम जरूर बताते या कोई ना कोई जरूर बता देता। सिर्फ रिवाइज करिए, खूब पढ़िए, किताबें पढ़िए, पढ़िए तो थोड़ा चिंतन भी करिए, थोड़ा सोचिए भी कि ऐसा था तो काहे था, क्या क्यों था। तो थोड़ा सा ये जो हम लोगों की परीक्षा है ना बेटा, वो एकदम से तथ्यात्मक नहीं है, थोड़ा सा आपका विचारवान होने की उम्मीद की जाती है। और किताब पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत तो है ही है, मुझे लगता है सबके पास होगी, उसको पढ़े। इसके अलावा अगर केस ओस की स्टडी करनी है तो जीएन पांडे को पढ़िए। भारत का संविधान अच्छी किताब है, जीएन पांडे की, वो गाइड नहीं है बेटा। जैसे एम लक्ष्मीकांत की तो गाइड बुक है, लेकिन जय नारायण पांडे की जो किताब है वो टेक्स्ट बुक है, वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, स्पेशली एलएलबी के बच्चों को पढ़ाई जाती है जैन पांडे की किताब। तो उसमें केस ज्यादा दिया जाता है, तो केस अगर अध्ययन करने का मन है तो पढ़ो, क्योंकि आजकल कंपटीशन में केसेस बहुत पूछे जा रहे हैं। अरे भाई 200-400 रुपया इसी नाम पे खर्च किया जा सकता है, जिंदगी का सवाल है बेटा, काहे के लिए रिस्क लेंगे। ठीक है, तो कल मिलते हैं बेटा, बात करते हैं। थैंक यू।